हेलो एवरीवन। आज वाले पीपीटी में हम यूएमएल डायग्राम्स में से यूज़ केस डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने प्रोजेक्ट का या फिर आपके असाइनमेंट का यूज़ केस डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ केस होता क्या है। यूज़ केस जो है वो एक फंक्शनैलिटी डायग्राम होता है। फंक्शनैलिटी का मतलब है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। फंक्शंस यानी विजिबल फंक्शंस। इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे कि कोई चीज़ बहुत सिक्योर है या आपका सॉफ्टवेयर बहुत स्केलेबल है या आपके सॉफ्टवेयर में कुछ क्वालिटीज़ प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें यूज़ केस डायग्राम में नहीं आती है। इसमें सिर्फ वही फंक्शनैलिटी आती है जिसको यूज़र एक्सप्लिसिटली परफॉर्म कर सकता है। जो दूसरा पॉइंट है यूज़ केस का कि ये सभी फंक्शनैलिटीज़ बताता है। तो यूज़ केस डायग्राम इसीलिए आपके प्रोजेक्ट का सबसे पहला डायग्राम होता है, बिकॉज आपको सबसे पहले क्लाइंट से इस बात पे अग्री करवाना होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जिस पर आप काम करेंगे वो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ डिलीवर करने वाला है। सो यूज़ केस इन अ वे एक फॉर्मल डायग्राम होता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड अ लाइक डेवलपिंग इंडस्ट्री। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि जो भी वर्क आपका सिस्टम करता है यूज़र से इंटरेक्ट करने के दौरान उसे हम फंक्शनैलिटी बोलते हैं। अगर मैं एक एटीएम मशीन की बात करूं तो एटीएम मशीन की फंक्शनैलिटी है कार्ड को स्वाइप करना, पिन को एक्सेप्ट करना, सर्वर से कम्युनिकेट करके आपका बैलेंस वैलिडेट करना, कैश डिस्पेंस करना, रिसिप्ट प्रिंट करना और ये सब। तो फंक्शनैलिटी वो चीज़ें हैं जिनके लिए एक्सप्लिसिटली आपके सिस्टम में या तो कोई बटन प्रोवाइडेड होता है या कोई कमांड प्रोवाइडेड होती है जिस पर क्लिक करके या जिसको सिलेक्ट करके आप वो परफॉर्म करते हैं। तो जो भी आपने यूज़ केस डायग्राम में बताया है वो सारी चीज़ें आपका सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। और फंक्शंस जो हैं उसका मतलब होता है व्हाट। तो यहाँ पर यूज़ केस डायग्राम को हम फंक्शनैलिटी डायग्राम बोलते हैं और बहुत ही लेमन टर्म्स में इसको व्हाट डायग्राम भी बोला जाता है। मतलब व्हाट योर सिस्टम डूज। सो इट इज़ अ व्हाट डायग्राम। तो जब भी आप ये डायग्राम बनाएं, इसकी कोई भी एलिमेंट आप बनाते हैं तो आप सबसे पहले ये अपने आप से पूछिए कि व्हाट योर सिस्टम डूज, और उसकी लिस्ट बनाइए और फिर उसको रिफाइन करके आप यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि सपोज़ मुझे कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना है तो मैं उसमें क्या क्या कर सकती हूँ। सपोज़ मैं उसके फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके सिलेक्ट करती हूँ कि आई नीड टाइम्स न्यू रोमन, या फिर मैं उसका कोई स्टाइल चेंज करती हूँ कि मुझे मोनोटाइप कर्सिवा चाहिए। फिर मैं उसी स्टाइल को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करती हूँ, मैं कुछ पैराग्राफ अलाइनमेंट करती हूँ और ये सब। तो आप सभी ने वर्ड, पीपीटी, इन सारी चीज़ों पे काम किया होगा। तो एक वर्ड एडिटर में हम किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से एडिट करते हैं, ये उसकी स्टेप्स हैं। तो ये सारी स्टेप्स करने के लिए जब आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वहाँ पर कुछ बटन्स या कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज दिए होते हैं। तो एक वर्ड की फंक्शनैलिटी क्या हुई, दैट यू कैन डिफाइन अ स्टाइल, यू कैन चेंज अ स्टाइल, यू कैन कॉपी द स्टाइल फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अदर। अब अगर हम देखें कि ये सारी चीज़ें हमें क्यों करनी होती है, अगर मैंने आपको बोला कि ओके यू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट और आपको दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में सेम कंसिस्टेंसी रखनी है, तो ये मेरा एक लार्जर गोल है जिसके लिए मुझे ये सारी स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ रही हैं। तो अगर मैं वही एटीएम वाला एग्जांपल लेती हूँ तो एटीएम का जो मेन गोल है वो ये है कि यू कैन प्रोवाइड मनी लाइक एनीवेयर, जहाँ पर भी वो मशीन लोकेटेड है। सो कस्टमर नीड नॉट लाइक गो टू बैंक इन ऑर्डर टू विड्रॉ मनी। तो ये हमारे एटीएम मशीन का एक मेजर पर्पस है। और वो पर्पस फुलफिल करने के लिए एटीएम मशीन क्या क्या फंक्शनैलिटी देती है कि देर इज़ अ कार्ड विच यू कैन स्वाइप, देर इज़ अ पिन विच यू नीड टू वेरीफाई, देन यू नीड टू withdraw, then you can withdraw amount, and the ATM machine will dispense cash and the machine will also print the receipt. तो आपका गोल फुलफिल करने के लिए जो आप छोटी छोटी स्टेप्स लेते हैं या आपका सॉफ्टवेयर जो छोटी छोटी स्टेप्स लेगा आपका मेजर गोल फुलफिल करने के लिए, वो आपकी फंक्शनैलिटी होती है। इस दौरान ध्यान रखिए वो जो आपका सॉफ्टवेयर स्टेप्स ले रहा है उसके लिए आपके सॉफ्टवेयर पैनल में कोई ना कोई एक्सप्लिसिट या तो बटन होना चाहिए या कमांड होनी चाहिए जिसके थ्रू वो स्टेप परफॉर्म कर पाए। अगर एटीएम मशीन में पिन डालने के लिए कोई कीपैड ही नहीं होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू एंटर द पिन।
ओके, सो यही चीज़ मैंने आगे यहाँ पर स्लाइड में समझाई है। अभी हम आगे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ केस के पहले एलिमेंट की, विच इज़ एन एक्टर। तो एक्टर का जो सिंबल है वो ऐसा होता है जैसा मैंने स्लाइड पे बताया हुआ है, और उस सिंबल के नीचे आप उसका नाम लिखते हैं। वैसे मैंने ये सिंबल वर्ड में बनाया है, इसलिए इसके जो हैंड्स हैं वो ऐसे टिल्टेड दिख रहे हैं। एक्टर के सिंबल में हैंड्स हमेशा स्ट्रेट होते हैं। अभी हम देखते हैं एक्टर क्या होता है। तो एक्टर जो है वो एक्टर जो होता है वो सेट ऑफ रोल्स जो यूज़र यूज़ केस से प्ले कर सकते हैं वो बताता है। तो एक्टर हमारा कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग होता है जो हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। एटीएम मशीन में सिस्टम से इंटरेक्ट करने वाला यूज़र होता है कस्टमर, और सर्वर हो सकता है विच इज़ अ नॉन लिविंग एक्टर। बैंक के सर्वर्स होते हैं या बैंक का डेटाबेस होता है। तो ये हमारे एक्टर्स होंगे सिस्टम के। तो जब भी आपको यूज़ केस डायग्राम बनाना है तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ उसको कौन कौन यूज़ करेगा और उनके रोल्स क्या होंगे। सो उस हिसाब से हम एक्टर्स को डिफाइन करते हैं। ध्यान रखिए, एक्टर्स ह्यूमन भी हो सकते हैं या ऑटोमेटेड सिस्टम भी हो सकते हैं। ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपके सॉफ्टवेयर के बाहर हो उसे हम एक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्टर का, तो एक्टर ऐसी एंटिटी होती है जो सिस्टम की हेल्प से अपना जो उन्हें टास्क करना है वो परफॉर्म करते हैं। तो कस्टमर एक ऐसी एंटिटी है जो एटीएम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैश को विड्रॉ करने का जो उसका पर्पस है वो फुलफिल करता है। तो एक्टर्स आर द एंटिटीज विच रिक्वायर हेल्प फ्रॉम द सिस्टम टू परफॉर्म देयर टास्क। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप एक्टर नहीं बनाते हैं। एक्टर ऑलरेडी दुनिया में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर बना रही हूँ तो मैं कस्टमर नहीं बनाऊंगी। मैं उसको यूज़ केस डायग्राम में शो करूंगी लेकिन मैं कस्टमर कभी नहीं बनाती हूँ। उसी तरह से अगर मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का सॉफ्टवेयर बना रही हूँ तो वहाँ पर पेमेंट गेटवे सपोज मैं नहीं बना रही हूँ तो दैट विल बी एन एक्टर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ध्यान रखने वाला है कि एक्टर हमेशा नाउन होता है ना, नाउन या फिर आप हिंदी में उसे संज्ञा बोलते हैं। तो एक्टर हमेशा नाउन होता है बिकॉज दे आर सम पर्सन और समथिंग। ओके, देन नेक्स्ट हम आते हैं यूज केसेस पर। यूज केस डायग्राम में यूज केस, ये जो एलिप्स होता है इसको यूज केस बोला जाता है, और ये जो यूज केस है वो हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी बताता है। ओके, इसीलिए इस डायग्राम को यूज केस डायग्राम बोला जाता है। एक्टर सिस्टम से इंटरेक्ट करने वाले ह्यूमंस या दूसरे सिस्टम्स बताता है, और यूज केस सिस्टम की फंक्शनैलिटी बताता है। तो क्योंकि यूज केस डायग्राम फंक्शनैलिटी बताने वाला डायग्राम है इसीलिए इसको यूज केस डायग्राम बोलते हैं। सो दिस इज अ यूज केस। एक एलिप्स होता है और उसके अंदर आप जो वर्क कर रहे हैं वो आप लिखते हैं, या यूज़र जो वर्क करेगा। ओके, तो यूज केसेस का जो पर्पस होता है दैट इज टू डू समथिंग विच एड्स वैल्यू टू द यूज़र या टू द एक्टर। तो आपका सिस्टम ऐसा कुछ काम करे जिसकी वजह से एक्टर को कोई वैल्यू प्रोवाइड हो। एटीएम मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रिंट रिसीट करता है जिससे एक्टर को ही इज़ गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट इज यूज केसेस हमेशा वर्ब होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं वाइल राइटिंग यूज केसेस। यहाँ पर आप अधिकतर नाउन लिख देते हैं, जैसे कई बार लोग लिखते हैं बैलेंस, या फिर लिखते हैं लुक एट, या दे डोंट राइट एक्चुअल वर्ब्स, दे राइट नाउन्स इन प्लेस ऑफ वर्ब। तो आपको ये बेसिक ध्यान रखना है कि यूज केस हमेशा फंक्शनैलिटी बताते हैं, और फंक्शनैलिटी कोई काम होता है जो आपका सिस्टम कर रहा है, और काम अगर हम देखें तो दैट इज़ अ वर्ब। सो आपको जब भी कुछ लिखना है, अगर मुझे बैलेंस लिखना है तो मैं आई विल राइट चेक बैलेंस या शो बैलेंस। अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट के बारे में लिखना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट आई विल राइट बाय प्रोडक्ट या सिलेक्ट प्रोडक्ट, ऐसा कुछ। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सबसे ज़्यादा गलती वाला पॉइंट होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन यूज़र एंड एक्टर एंड यूज केसेस। तो एक्टर का काम होता है सिस्टम से इंटरेक्ट करना थ्रू यूज केसेस। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर मैंने कोई एक्टर सिलेक्ट किया है तो वो सिस्टम पर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक ऑनलाइन शॉपिंग
या ई कॉमर्स वेबसाइट का एक पार्ट ऑफ यूज़ केस है, ये कंप्लीट यूज़ केस नहीं है। तो मैंने यहाँ पर वन ऑफ द एक्टर सोचा कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर कोई कस्टमर होगा जो एक्ट करेगा। सो आई हैव डिसाइडेड दैट माई एक्टर विल बी कस्टमर। मैंने यहाँ पर इसे बनाया और अब मैं सोचूंगी कि ये कस्टमर मेरे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से काम परफॉर्म करता है। ओके, तो वॉट माई कस्टमर डूज ऑन माई सिस्टम। तो यहाँ पर वॉट इज़ द कीवर्ड। तो आई केम टू द कंक्लूजन कि कस्टमर कैन लॉग इन, कस्टमर कैन रजिस्टर, लॉग आउट कर सकता है, सर्च कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, डिलीट फ्रॉम कार्ट कर सकता है, मेक पेमेंट कर सकता है और गिव रेटिंग कर सकता है। तो हो सकता है और भी चीज़ें हों, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने ये चीज़ें रखी हैं जो मेरे सॉफ्टवेयर सिस्टम में प्रोवाइडेड होंगी। तो जब आप ये यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करेंगे उसमें ये सारी फंक्शनैलिटी कस्टमर के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये एक सिंपल यूज़ केस हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो एक थोड़ा कंप्लीट टाइप ऑफ यूज़ केस है, जिसमें मैंने इसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के 3 तरह के एक्टर सोचे कि जो मेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसे कोई कस्टमर भी यूज़ करेगा, उसे कोई वेंडर या मर्चेंट भी यूज़ करेगा और एक पेमेंट गेटवे होगा जो इस सिस्टम मतलब इस सिस्टम का कुछ रिजल्ट उस पेमेंट गेटवे पर जाएगा। तो मैंने फाइनल किया कि दीज 3 विल बी माई एक्टर्स। यहाँ पर ये दोनों लिविंग एक्टर हैं और ये नॉन लिविंग एक्टर है। ऐसा कन्वेंशन होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा लिविंग एक्टर्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे नॉन लिविंग एक्टर्स होते हैं। देन आई फाइनलाइज कि कस्टमर विल बी, जब भी कस्टमर हमारी इस ई कॉमर्स पोर्टल पे जाएगा तो ही कैन लॉग इन, ही कैन रजिस्टर, ही कैन सिलेक्ट अ प्रोडक्ट एंड ही कैन मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट का जो यूज़र ने इनिशिएशन किया है, ये मेक पेमेंट का जो काम सिस्टम कर रहा है ये इस इनिशिएशन को पेमेंट गेटवे की तरफ डाइवर्ट करेगा। तो ध्यान रखिए, एरो जब एक्टर से सिस्टम की तरफ आता है मतलब एक्टर ने वो एक्टिविटी इनिशिएट की है, और जब सिस्टम से एक्टर की तरफ जाता है मतलब सिस्टम की वो एक्टिविटी एक्टर को इनिशिएट कर रही है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि सिस्टम गिव्स सम एक्शन टू एक्टर, क्योंकि सिस्टम अधिकतर दूसरे किसी एक्टर पर डिपेंडेंट होता है। जब तक कस्टमर मेक पेमेंट नहीं करेगा तब तक सिस्टम पेमेंट गेटवे को इनिशिएट नहीं करेगा। फिर मैंने सोचा कि एक वेंडर एक्टर होना चाहिए। वेंडर का काम होगा टू चेक ऑर्डर्स, टू अपडेट शिपमेंट डिटेल्स। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रोडक्ट को शिप करना सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, तो यहाँ पर शिप प्रोडक्ट नाम का यूज़ केस नहीं आएगा। या फिर पैक प्रोडक्ट्स, पैक करने में ये एक फिजिकल ह्यूमन एक्टिविटी है, तो ये सिस्टम का काम नहीं है। आप ये ध्यान रखिए आपका सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है। तो वेंडर शिपमेंट की डिटेल्स अपडेट करेगा जो कि कस्टमर को विजिबल होंगी। अगेन ये एक कंप्लीट डायग्राम नहीं है, इसलिए इसमें आपको कुछ चीज़ें ब्रोकन लग सकती हैं। देन अ वेंडर कैन ऐड अ न्यू प्रोडक्ट एंड ही कैन डिलीट सम प्रोडक्ट्स विच आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। तो ये एक ज़्यादा कंप्लीट डायग्राम हुआ एक ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन यूज़ केसेस पर, मतलब जो हमने वो एलिप्स बनाया था उसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है। तो हमारे यूज़ केसेस के बीच में 3 तरह की रिलेशनशिप होती हैं। पहली होती है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स रिलेशनशिप जब एक यूज़ केस मतलब एक एलिप्स ऑटोमेटिकली दूसरे एलिप्स को कॉल करता है तो उसे इंक्लूड्स रिलेशनशिप के द्वारा हम ज्वाइन करते हैं। कभी भी डायरेक्टली 2 यूज़ केसेस आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं जब तक आप उस पर उसका रिलेशनशिप ना लिखो। हम इसका आगे जाके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट होता है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का मतलब होता है जब एक यूज़ केस दूसरे यूज़ केस को कॉल कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन, तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड वहाँ पर लिखते हैं। यानी आपने एक एलिप्स को दूसरे एलिप्स से ज्वाइन किया और अगर पहला वाला एलिप्स दूसरे वाले एलिप्स को कभी कभी कॉल करता है या कोई कंडीशन है उसके हिसाब से कॉल करता है तो आप उसके ऊपर एक्सटेंड्स लिखते हो। और इंक्लूड्स आप तब लिखते हो जब एक एलिप्स दूसरे को हमेशा कॉल करता है। तीसरा जो रिलेशनशिप है दैट इज़ जनरलाइजेशन या इसको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो अगर आपके डायग्राम में ऐसे कुछ एलिप्स हैं जो आपको लगता है कि किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये हम और एग्जाम्पल से देखेंगे, तो आप उन्हें जनरलाइजेशन के अंडर रखते हो या उनको ग्रुप कर देते हो।
तो ये तीनों रिलेशनशिप हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा डायग्राम और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ध्यान रखिए, आप जितना ज़्यादा इलेबरेट डायग्राम बनाएंगे उतना इजी आपके लिए आगे का सिस्टम डेवलप करना होगा, प्लस उतना इजी आपका क्लाइंट से कम्युनिकेशन होगा और उतना ज़्यादा मतलब उतना ही वो मतलब नॉन कन्फ्लिक्टिंग कम्युनिकेशन होगा। आप जितना एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम बनाएंगे उतना उसको वैलिडेट करना और उस पर स्ट्रिक्ट रहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। हम सबसे पहला रिलेशन देखते हैं विच इज़ इंक्लूड्स। तो जब मैंने यहाँ पे जनरल वे में लिखा है कि अ बेस इंक्लूड्स वॉट एवर इज इंक्लूडेड, सो बेस इज एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट्स बिहेवियर ऑफ अनदर यूज केस। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ये ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज पहला एग्जाम्पल है कि मदर, ये सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल नहीं है, मदर कुक्स डिनर और फिर मैंने यहाँ पर इंक्लूड्स में लिखा सर्व। मतलब जब भी कुक डिनर एक्टिविटी इनिशिएट होगी मदर से तो हमेशा सर्व एक्टिविटी भी इंक्लूडेड होगी, हमेशा ही कुक डिनर के बाद सर्व होगा। तो अगर आप चाहें तो मदर को कुक डिनर सर्व ऐसा 2 यूज़ केस भी बना सकते हैं, पर क्योंकि दोनों यूज़ केस एक के बाद एक कॉल हो रहे हैं तो हमें इस तरह से लिखना ज़्यादा मतलब मीनिंगफुल होगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन कैश डिस्पेंस करती है या कैश को निकालती है एंड दैट इंक्लूड्स प्रिंट रिसिप्ट। मतलब एटीएम मशीन जैसे ही कैश को डिस्पेंस करती है वैसे ही प्रिंट रिसिप्ट का फंक्शन भी कॉल कर देती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके सिस्टम का एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। यूज़र ने सिर्फ डिस्पेंस कैश को कॉल किया, मतलब एटीएम मशीन ने सिर्फ डिस्पेंस कैश फंक्शन को कॉल किया, लेकिन इस डिस्पेंस कैश ने ऑटोमेटिकली प्रिंट रिसिप्ट को कॉल कर दिया और ऐसा हमेशा होगा, एवरी टाइम। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने इंक्लूड कीवर्ड लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज़ वन मोर एग्जाम्पल कि जब भी मैं स्टूडेंट आईडी को वेरीफाई करती हूँ देन आई विल ऑलवेज अपडेट द ग्रेड एंड आई विल ऑलवेज जनरेट द आउटपुट। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एक एक्टिविटी करें उससे 2 तरह की चीज़ें इंक्लूड हो रही हो या 2 तरह की चीज़ें एक ही एक्टिविटी को इंक्लूड कर रही हो, दोनों चीज़ें इधर ट्रू है। मतलब ग्रेड अपडेट होने से भी स्टूडेंट आईडी वेरीफाई हो रहा है, जनरेट आउटपुट से भी स्टूडेंट आईडी वेरीफाई हो रहा है, या फिर उल्टा। ओके अब हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं विच इज़ एक्सटेंड। तो एक्सटेंड का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी हमें किसी इसके नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है कि व्हेन यू वांट टू एक्सटेंड अ फंक्शनैलिटी, मतलब ऐड ऑन फंक्शनैलिटी अगर आपको देना है। सो सपोज माई मदर कुक्स डिनर एंड एक्सटेंड्स प्रिपेयर्स आइसक्रीम। मतलब ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जब भी डिनर कुक हो हमेशा आइसक्रीम प्रिपेयर हो, तो उस केस में मैं एक्सटेंड लिखूंगी। वेन एवर देर इज़ अ कंडीशनल कॉल तो आई विल राइट एक्सटेंड। अब यहाँ पे कंडीशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन ये होगी कि व्हेन इट्स सपोज समर्स देन शी विल प्रिपेयर एन आइसक्रीम, और व्हेन इट्स माय बर्थडे शी विल प्रिपेयर एन आइसक्रीम। सो दैट दोज आर द कंडीशन। तो उस केस में ये यूज़ केस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर आइसक्रीम को कॉल कर रहा है लेकिन हमेशा कॉल नहीं कर रहा है। उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एटीएम मशीन कैश को डिस्पेंस करती है और ऑफर्स को शो करती है, तो हमेशा उस पर ऑफर शो नहीं होंगे। सपोज आई गो टू अ SBI ATM एंड आई हैव अ SBI कार्ड, देन ओनली जब कैश डिस्पेंस होगा तो ऑफर शो होंगे। अगर आई हैव अ डिफरेंट कार्ड एंड आई गो टू SBI ATM, दिस फंक्शनैलिटी विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो एक्सटेंड्स आप तब यूज़ करते हो जब एक यूज़ केस दूसरे यूज़ केस को कॉल करेगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन। सो दिस इज़ अबाउट एक्सटेंड्स। ये यहाँ पे एक्सटेंड का वो बताया हुआ है कि जब भी आप एग्ज़ाम कॉपी की रिक्वेस्ट करते हैं तो लाइक एग्ज़ाम ग्रेड में अपील करते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर एग्ज़ाम कॉपी रिक्वेस्ट। ओके, तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन पर आते हैं विच इज़ जनरलाइजेशन। ये रिलेशन हमारे डायग्राम को ज़्यादा रीडेबल बनाने के काम में आता है। ऐसा नहीं है कि आप जनरलाइजेशन नहीं लगाएंगे तो आपका डायग्राम गलत होगा, लेकिन अगर आपके डायग्राम में बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं तो ऑब्वियसली अगर उसे कोई पढ़ेगा तो उसके लिए उनको समझना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि डायग्राम को देखते ही किसी को भी एक आइडिया आ जाए कि व्हाट योर सॉफ्टवेयर डूज। तो उसके लिए हम जितना ज़्यादा जनरल वे में चीज़ों को लिखेंगे, फिर आगे जाके अगर यूज़र को डिटेल देखना है तो ही कैन सी, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हमेशा ध्यान रखिए डायग्राम्स का पर्पस होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, ना कि कॉम्प्लिकेट करना। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन रिलेशन इस तरह से लिखा जाता है, सम पेरेंट रिलेशन या कॉमन थिंग एंड यहाँ पर स्पेशल थिंग। और ये हॉलो ट्रायंगल बताता है कि दिस इज अ जनरलाइजेशन, मतलब चाइल्ड इज अ टाइप ऑफ पेरेंट। ओके, तो ये जनरल केस है, ये स्पेशल केस है। यहाँ पर जनरलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है कि अ चाइल्ड मे ऐड और ओवरराइड द बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब पेरेंट इस यूज केस की जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चाइल्ड में आएंगी, लेकिन चाइल्ड की सब चीज़ें पेरेंट में नहीं होंगी। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ये ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज़ मैंने ये फिर से एक एटीएम का एग्जाम्पल बनाया है। कस्टमर जो है वो क्या क्या काम कर सकता है एक एटीएम पर। सपोज़ वो पिन एंटर करता है, विड्रॉ करता है, डिपॉजिट करता है, मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करता है, बैलेंस चेक करता है और पिन को चेंज करता है। यहाँ पर देखिए मैंने इन सभी यूज़ केसेस में वर्ब्स का यूज़ किया है, कहीं पर भी मैंने पिन या फिर मिनी स्टेटमेंट ऐसे नाउन नहीं लिखे हैं। तो ये मेरा नॉर्मल डायग्राम है। अब इस डायग्राम को देखकर मुझे लगा, ये हालांकि ये एक छोटा डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम को मुझे देखकर लगा कि मैं यहाँ पर अगर विड्रॉ, डिपॉजिट, प्रिंट मिनी स्टेटमेंट, चेक बैलेंस, अगर इन चारों फंक्शनैलिटी को देखूँ तो इसका मतलब है कि मैं कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। इन जनरल दे ऑल आर नोन एज ट्रांजैक्शंस। तो क्यों ना मैं इनको ग्रुप करके एक वर्ड लिखूं ट्रांजैक्शन, ताकि कस्टमर से ये जो एरोज आ रहे हैं इनका नंबर रिड्यूस हो जाए। कोई भी अगर इस डायग्राम को देखेगा तो ही विल बी कंपेल्ड टू रीड ऑल ऑफ दिस, और जितना अननोन डायग्राम होगा उतना इनको पढ़ के समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप इन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स या नंबर ऑफ कम्युनिकेशन को रिड्यूस करके कोई जनरल वर्ड लिखते हैं तो पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आएगा कि कस्टमर पिन एंटर करता है, पिन चेंज करता है और कुछ ट्रांजेक्शन करता है, और फिर ट्रांजेक्शन के अंदर अगर उसे देखना होगा तो ही कैन सी कि व्हाट ऑल आर द ट्रांजेक्शंस। तो इसी डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं। सपोज मैंने ये डायग्राम बनाया, तो मैंने यहाँ पर लिखा अ कस्टमर कैन चेंज पिन, एंटर पिन, चेंज पिन एंड परफॉर्म ट्रांजेक्शन्स। अभी यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं लिखना, परफॉर्म ट्रांजेक्शन लिखना। और फिर मैंने यहाँ पर ये जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस लगाया। देखिए ये हॉलो एरो है और ये नॉर्मल एरो है, तो इसका मतलब होता है डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, विड्रॉ इज अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एंड चेक बैलेंस इज अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो कस्टमर ये तीन चीज़ें करता है, और अगर किसी को पढ़ना होगा कि ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या होता है तो ही कैन रीड दिस। अब आप देखेंगे कि इन दोनों डायग्राम्स में से इसमें और इसमें से ये दूसरा वाला डायग्राम ज़्यादा रीडेबल है। तो जब भी आप यूज़ केस हमेशा इमेजिन करिए कि आप एक छोटे प्रॉब्लम के लिए नहीं, आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बड़े सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ केस डायग्राम बना रहे हैं। तो उस केस में जनरलाइजेशन विल हेल्प यू क्रिस्प डाउन द डायग्राम। सो दिस इज जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो ये सारे हो गए रिलेशन बिटवीन यूज केसेस या वो जो एलिप्स होते हैं। अब हम एक्टर के बीच में भी रिलेशनशिप लगा सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही रेयरली लोग यूज़ करते हैं या बहुत ही रेयरली कॉलेजेस में पढ़ाया भी जाता है, बट एक्चुअली में एक्टर्स के बीच में भी जनरलाइजेशन होता है। इवन कुछ लोगों को अगर मैं ये डायग्राम बताऊंगी तो दे कैन थिंक कि दिस इज़ रॉन्ग, बट दिस इज़ एज पर गिवन बाय द रैशनल रोज कॉर्पोरेशन। ओके, सो ये बता रहा है मुझे कि एक्टर अगर मेरे इसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट और नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग like both of them I can have common features under student। अगेन इसका भी पर्पज़ है अननेसेसरी एरोज को हटाना। अगर क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो दोनों परफॉर्म करते होंगे। सपोज दोनों ही यूनिवर्सिटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, लॉग आउट करते हैं, चेक ग्रेड करते हैं, चेक टाइम टेबल करते हैं, पे फीस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर मैं यूज़ केस बनाकर इन दोनों ही से उनके एरोज को अटैच करूँगी तो मेरा डायग्राम दिखने में थोड़ा क्लमजी लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो उसकी बजाय मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को इनहेरिट कर लेती हूँ एक कॉमन स्टूडेंट में, और जनरल चीज़ें यहाँ वाले इससे कनेक्ट करूँगी और नॉन ग्रेजुएट की जो स्पेशल चीज़ें हैं वो इससे, और ग्रेजुएट की जो स्पेशल चीज़ें हैं वो इससे कनेक्ट करूँगी। तो अगेन इस रिलेशनशिप को बताने से हमारा डायग्राम ज़्यादा क्रिस्प हो जाता है।
ओके, तो यहाँ पे जनरलाइजेशन ये है। अभी हम एक कंप्लीट डायग्राम देखते हैं ये सारी चीज़ों को यूज़ करके करते हुए। तो ये हमने वही वाला ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का एग्जांपल लिया है। तो आई हैव आइडेंटिफाइड द एक्टर्स एज कस्टमर, और मैंने सोचा कि देर इज़ अ एक्टर विच इज़ प्राइम कस्टमर ऑल्सो। तो प्राइम कस्टमर वो कस्टमर है जिसके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। सपोज उसने कोई मेंबरशिप कार्ड लिया हुआ है, तो प्राइम कस्टमर वो सारी एक्टिविटी करता है जो कस्टमर परफॉर्म करता है, पर कस्टमर वो एक्टिविटी नहीं कर सकता जो प्राइम कस्टमर करेगा। तो प्राइम कस्टमर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक्टर्स के बीच में इनहेरिटेंस लगाया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो जितनी कस्टमर की चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं वो सेम टू सेम मुझे प्राइम कस्टमर से भी अटैच करनी पड़ती। और अगर मैं यहाँ से एरोज पुट करती तो ये डायग्राम बहुत ही क्लमजी और दिखने में अच्छा नहीं दिखता। और दिखने में अच्छा नहीं दिखता मतलब जब कोई इसे समझने की कोशिश करेगा तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने इंक्लूड्स, एक्सटेंड्स, इनहेरिटेंस सारे रिलेशनशिप यूज़ किए हैं। तो ये एक्टर का इनहेरिटेंस हुआ। अब नॉर्मल कस्टमर या प्राइम कस्टमर दोनों ही लॉगिन कर सकते हैं। जब भी आप लॉगिन करेंगे दैट विल बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड वैलिडेशन। सो दिस वैलिडेशन विल बी परफॉर्म बाय द सिस्टम, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, हमेशा कॉल होगा। तो वैलिडेट किया। जब भी आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद हमेशा लॉगिन हो जाएगा, तो इंक्लूड्स लॉगिन। फिर हमने सिलेक्ट प्रोडक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, प्लेस ऑर्डर किया, मेक पेमेंट किया। अब जब भी कस्टमर मेक पेमेंट करता है तो उसमें उसे अप्लाई कूपन का ऑप्शन मिल सकता है। अब कब मिल सकता है? वेन एवर देर इज़ अ सेल गोइंग ऑन या वेन एवर देर इज सम प्रमोशंस गोइंग ऑन। सो मेक पेमेंट के बाद अप्लाई कूपन इज़ अ कंडीशनल डिपेंडेंट यूज केस विच विल बी कॉल्ड। और कंडीशन क्या क्या हो सकती है वो आपकी शॉपिंग उसके उस पर डिपेंड करती है, मतलब शॉपिंग वेबसाइट में क्या क्या प्रमोशंस अप्लाई हो रहे हैं या कौन से ऑफर्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंड लिखा है। अब हम देखते हैं प्राइम कस्टमर। तो प्राइम कस्टमर जो काम कर रहा है वो कस्टमर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और कस्टमर जो काम कर रहा है प्राइम कस्टमर ये सारी चीज़ें तो करेगा ही, प्लस प्राइम कस्टमर ये वाली चीज़ें करेगा। तो प्राइम कस्टमर का पहला काम है बुक एक्सप्रेस डिलीवरी, और उसमें एक्सटेंड है रिडीम पॉइंट्स। मतलब प्राइम कस्टमर एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए बुक कर सकता है कि उसे प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर हो जाए, और उसमें रिडीम पॉइंट्स का ऑफर उसे मिल सकता है। हो सकता है उसके पुराने पॉइंट्स हों तो कुछ एक्सप्रेस डिलीवरी पर वो वाले पॉइंट रिडीम हो सकते हों, तो इसलिए यहाँ पर एक्सटेंड लिखा है। अगर हमेशा ही प्राइम डिलीवरी करने पर रिडीम पॉइंट आएगा तो आप यहाँ इंक्लूड्स लिखेंगे। तो आपको अपने सिस्टम के बारे में पहले अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि यूज़ केस बना के आप सिस्टम बनाते हैं। यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिस्टम फर्स्ट, एंड फिर आप डिसाइड करते हैं कि ये फंक्शनैलिटी इस तरह से दी जाएगी तो इस तरह से लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्राइम कस्टमर का कि ही कैन रिडीम पॉइंट्स, और प्राइम कस्टमर का नेक्स्ट काम है मैनेज अकाउंट। अब मैनेज अकाउंट के अंदर वो मेंबरशिप का टाइप चेंज कर सकता है, कार्ड को अपग्रेड कर सकता है, अपना एड्रेस अपग्रेड कर सकता है। तो अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पर 3 अलग अलग यूज़ केसेस बनाती। यहाँ का एरो गलत हो गया है, ये वाला एरो नॉर्मल ऐसा एरो आएगा और ये तीनों एरो हॉलो एरोज आएंगे। तो अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पर ये 3 अलग अलग यूज़ केस बना देती, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ़ इट वुड हैव बीन अ वेरी ह्यूज डायग्राम देन ये थोड़ा क्लमजी हो जाता। तो यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस रिलेशन यूज़ किया बिकॉज ये तीनों जो है वो मैनेज प्राइम अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने मैनेज प्राइम अकाउंट लिखा और इसमें ये तीनों चीज़ें इनहेरिट करी। ओके, तो दिस इज़ अ यूज़ केस विच इज़ यूजिंग ऑल ऑफ देम। तो मुझे लगता है कि इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट होंगे अपने प्रोडक्ट, जो भी आप का प्रोजेक्ट है या जो भी आप असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं उसका यूज़ केस बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए अपने यूज़ केसेस बनाने में तो प्लीज़ पोस्ट योर डिटेल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ऑल्सो ये जो यूज़ केस डायग्राम है इसको बनाने के कुछ टूल्स की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, सो यू कैन चेक देम आउट। सम ऑफ देम आर पेड, सम ऑफ देम आर फ्री, सम ऑफ देम आर लाइक डेमो वर्जन्स, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, वी विल एंड ओवर हियर।